सोचिए, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही इतना ताकतवर हो कि पलक झपकते ही डेमन किंग को मिट्टी में मिला दे और भगवान से भी टक्कर ले सके। अब सोचिए वही बच्चा राजा बनने या दुनिया जीतने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि उसका असली सपना है हर एक जादू को सीखना, हर स्पेल को मास्टर करना और जादू की हर सीमा को तोड़ देना। तो मिलिए उस छोटे से प्रिंस से जो दिखने में मासूम है लेकिन जादू की दुनिया का सबसे बड़ा तूफान है। तो चलिए बिना बात किए शुरू करते हैं इसकी जबरदस्त और जादुई कहानी की शुरुआत एक में हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि बादलों के भी ऊपर होता है और अब वह किसी से लड़ रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसका दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो ग्रिम से अपनी तलवार मांगता है। तो ग्रिम भी अब उसे तलवार पकड़ा देता है और अब लॉयड भी तलवार लेकर एक खतरनाक अटैक को रोक लेता है। इसी तरीके से लॉयड का अपोनेंट उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, पर लॉयड भी सभी अटैक्स को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ डॉज कर रहा होता है। लॉयड इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि उसका अपोनेंट बहुत ही ताकतवर है। दरअसल लॉयड का जो अपोनेंट है वो एक एंजेल है। जैसे ही लॉयड अब उस एंजेल के सभी अटैक्स को रोक लेता है, उसके बाद लॉयड भी अब काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी तलवार को वापस ग्रिम को पकड़ा देता है और अब वो ताओ की टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अब वो उस एंजेल के बाकी के और भी अटैक्स को रोक लेता है, पर फिर भी ये इतना काफी नहीं होता है। वो सभी अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता है, जिस वजह से लॉयड अब घायल भी हो जाता है। ये देखकर लॉयड को अब और भी ज्यादा मजा आ जाता है। इसके बाद लॉयड अब वापस से उसी खतरनाक मैजिक को यूज करने लगता है जो कि उसने पिछले सीजन में भी यूज किया था। वो उस अटैक को सीधा उस एंजेल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि इतना पावरफुल हमला लगने के बाद भी उस एंजेल को कुछ भी नहीं हुआ है। वो एंजेल अब लॉयड से कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर तुम भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, शैतान बच्चे कहीं के। ये सुनकर लॉयड भी कहता है, ठीक है, मुझे तो ये भी चलेगा। अब हमें पता चलता है कि ये तो बस भविष्य की लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा था। अब हमें दिखाया जाएगा कि आखिर लॉयड आसमान तक पहुंचा कैसे। शुरुआत होती है, हम लोग रेन को देखते हैं जो अब लॉयड की मेड बन चुकी है। वो काफी ज्यादा नर्वस होती है, पर फिर भी हिम्मत करके लॉयड के रूम के अंदर जाती है और कहती है, ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। लेकिन जब वो देखती है, लॉयड तो वहां पर है ही नहीं। वहां सिर्फ ग्रिम और शीरो मौजूद होते हैं। वो लॉयड को ढूंढ ही रही होती है कि इतने में ही लॉयड अचानक दीवार में से बाहर निकलता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ये देखकर रेन एकदम घबरा जाती है। देखो, मैं अब काफी अच्छे से अपनी प्रेजेंस को हाइड कर पा रहा हूँ। तुमने जो मानव ब्लॉक मुझे सिखाया था वो सही में कमाल का है। इस पर रेन जवाब देती है, मुझे तो इसे सीखने में कई साल लग गए थे, लेकिन तुमने तो बहुत ही जल्दी सीख लिया। लॉयड, तुम तो वाकई में कमाल के हो। पर तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वो तो अब लॉयड की मेड बन चुकी है, इसलिए उसे सम्मान के साथ बात करनी होगी। वो तुरंत, मास्टर, आप वाकई में कमाल के हो। ये सुनकर लॉयड कहता है, तुम इतनी हिचकिचाहट में क्यों हो? क्या अब तक तुम्हें यहाँ पर काम करने की आदत नहीं हुई है? तुम्हें यहाँ आए हुए तो काफी समय हो चुका है। इस पर रेन जवाब देती है, इतने दिन काफी नहीं है। वैसे भी सिल्फा मुझे बहुत कुछ सिखा रही हैं। वो स्ट्रिक्ट हैं पर कूल भी। एटिकेट्स वगैरह सीखने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी और आपके लिए एक परफेक्ट सर्वेंट बनकर दिखाऊंगी। ये सुनकर लॉयड कहता है, तुम्हें मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेन खुश हो जाती है और वो लॉयड को बस लॉयड कहने वाली होती है। तभी अचानक सिल्फा वहां आ जाती है। वो तुरंत रेन से कहती है, तुम्हें लॉयड को मास्टर ही कहना होगा। ये सुनते ही रेन डर जाती है और कहती है, माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। रेन को डांट खाते हुए देख लॉयड कहता है, रेन की तो काफी बुरी हालत हो रही है। जिस पर ग्रिम कहता है, सिर्फ रेन ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी बिजी होंगे। लॉयड भी कहता है, हाँ। अगले सीन में लॉयड अब वापस उसी कैसल में आ जाता है जहां पिछले सीजन में उसने गुस आर्मी के साथ लड़ाई करके उस किले को तबाह कर दिया था। लॉयड के हमले की वजह से वहां अब एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, लेकिन गालिया ने उसे अपने जाल यानी वेब से फिर से ठीक कर दिया। ये देखकर लॉयड उछल रहा होता है। अब हमें यह भी पता चलता है कि गालिया यहाँ का गवर्नर बन चुका है। गालिया कहता है, मुझे लगा था कि यहाँ का जो गवर्नर है वो प्रिंस लॉयड बनेंगे। तो लॉयड जवाब देता है, मेरे फादर ने ही मुझे ये मौका दिया था कि मैं जिसे चाहूँ उसे गवर्नर बना सकता हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए गवर्नर बनाया क्योंकि इस जगह को ठीक भी तो करना था। अगर ये जगह सही नहीं होती तो मैं इसे अपनी रिसर्च के लिए यूज नहीं कर पाता। तभी बेबीलोन वहां आ जाता है और कहता है, यहाँ पर डीमस ने बहुत तबाही मचा दी है, इसे रिपेयर होने में काफी समय लगेगा। गालिया भी अब कहता है, अगर ये जगह मेरी है तो मैं इसे फिर कभी तबाह नहीं होने दूंगा। काश हमारे पास ऐसा कुछ होता जिससे हम लोग खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तब ग्रिम कहता है, अगर तुम लोगों को एक डेमोनिक ओपिनियन चाहिए तो मैं तुम लोगों को डिवाइन सोर्सरी ही रिकमेंड करता हूँ।
ये सुनकर सब डर जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक डीमन हो? जिस पर वो जवाब देता है, हाँ, और तुम्हें क्या लगा था? खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिवाइन सोर्सरी क्या होती है। ये एक ऐसी मैजिक टेक्निक होती है जो सिर्फ चर्च के डिवोटीज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भगवान की एक खास ताकत होती है जिसे तुम अपने शरीर में डालकर बुराई को बाहर निकालते हो। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं, हमने तो कभी गॉड को या चर्च को माना ही नहीं। तो ग्रिम कहता है, चलो फिर, अब चर्च को ज्वाइन करने का समय आ गया है। लॉयड, तुम तैयार हो ना? ये सुनकर लॉयड थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, चर्च में किसी और दिन चलेंगे। लॉयड का चेहरा देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो लॉयड को घबराहट हो रही है। तो लॉयड अब सबको बताता है, दरअसल मेरी एक गलती की वजह से मुझे चर्च से निकाल दिया गया था, पर यह बात आज से 2 साल पहले की है। शायद अब वो लोग उस घटना को भूल चुके होंगे, तो शायद अब मैं वहां जा सकता हूँ। ये सुनकर गालिया अब बेबीलोन से कहता है, तुम भी इसके साथ जाओ। वहीं लॉयड कहता है, अगर चर्च को ज्वाइन करने से मुझे डिवाइन सोर्सरी के बारे में जानने को मिलेगा तो मैं चर्च जरूर ज्वाइन करूंगा। अगले सीन में वो लोग चर्च में आ जाते हैं जहां उनके साथ रेनबी भी होती है। लॉयड अब उससे कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। जिस पर रेनबी जवाब देती है, सिल्फा बिजी है तो मुझे आना पड़ा, और वैसे भी मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। ऐसा बोलते हुए वह शर्मा कर शीरो को पकड़ लेती है। वहीं बेबीलोन अब लॉयड से कहता है, हमारा प्लान यही है ना, हमें चर्च को सर्व करना है ताकि हम डिवाइन सोर्सरी सीख सकें। तो लॉयड जवाब देता है, हाँ, अगर तुम चर्च का काम करोगे, जैसे कि फंड्स इकट्ठा करना, साफ सफाई करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, प्रे करना, ऐसे वैसे काम अगर तुम लगातार करते रहोगे तो जो एंजल्स होते हैं वो तुम्हें एक ब्लेसिंग के तौर पर डिवाइन सोर्सरी दे देते हैं। ये सुनकर बेबीलोन कहता है, ओह, तो हमें तो काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं। लॉयड वहां जाकर फादर से कहता है, गुड आफ्टरनून। फादर भी पहले तो उसे प्यार से मिलते हैं, पर तभी अचानक उन्हें याद आता है, ये तो लॉयड है। फादर घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज से 2 साल पहले तुमने इस चर्च के अंदर हेल मचा दिया था, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बेबीलोन सोचने लगता है, आखिर लॉयड ने 2 साल पहले ऐसा किया क्या था? तभी वहाँ एक सिस्टर आती है जिसका नाम ईशर होता है। वो फादर से कहती है, वो बात तो अब पुरानी हो चुकी है, उसे भूल जाए। फादर कहते हैं, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम हमेशा ही ऐसे मामलों को जाने देती हो। इस पर ईशर कहती है, आप ही तो कहते हो, लोग गलती करते हैं पर माफी भी तो मांगते हैं ना, और जब माफी मांगते हैं तो भगवान भी उन्हें माफ कर देते हैं, है ना? वैसे भी अभी तक लॉयड पर कोई गुस्सा नहीं है। जिस पर फादर कहते हैं, गुस्सा है, मैं गुस्सा हूँ लॉयड पर। ये सुनते ही लॉयड शीरो को आगे कर देता है, और अब शीरो फादर को बहुत ही मासूमियत से प्यार भरी आंखों से देखने लगता है। ये देखकर फादर भी पिघल जाते हैं। वो अब लॉयड से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी तरह से यहाँ रहने नहीं दूंगा, पर तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी गलती सुधारने का। ये कहकर अब वो सबको चर्च के कपड़े पहना देते हैं। अगले सीन में लॉयड सफाई करने के लिए आता है। सफाई करते करते वो बोर हो जाता है और गलती से एक वास गिरा देता है जो जमीन पर गिरते ही टूट जाता है। अब लॉयड वहां से चुपचाप निकलने लगता है। तभी ईशर वहां आ जाती है। वो उस वास को उठाती है और लॉयड से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लॉयड जवाब देता है, माफ करना, मैंने ये वास गिराकर गंदगी कर दी। ईशर मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, ये गलती से हुआ है तो कुछ नहीं होता, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? लॉयड जवाब देता है, नहीं। ये सुनकर ईशर कहती है, काफी खुशी हुई कि तुम ठीक हो। पर तभी वह उस वास को ध्यान से देखती है और कहती है, अरे ये तो वही वास है जो फादर को बहुत पसंद है। ये सुनकर लॉयड एकदम घबरा जाता है। तब ईशर कहती है, घबराओ मत, मैं फादर से तुम्हारे लिए माफी मांग लूंगी। तो लॉयड कहता है, नहीं, उनसे माफी मैं खुद मांगूंगा। ऐसा बोलकर लॉयड अब उस वास को उठाता है और उसे फेंकने के लिए चल पड़ता है। ये देखकर रेन कहती है, आखिर लॉयड को क्या हो गया है? वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। इस पर ईशर कहती है, मुझे नहीं लगता, लॉयड तो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है, एक अच्छा और प्यारा बच्चा। रेन अब ईशर से पूछती है, जब लॉयड छोटे थे तब वो कैसे थे? तो ईशर कहती है, तब से लेकर अब तक वो जरा भी नहीं बदला। उसे मैजिक से इतना ज्यादा लगाव है कि उसे बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इस बार उसने चर्च भी डिवाइन सोर्सरी सीखने के लिए ही ज्वाइन किया है ना। यह सुनकर रेन और बेबीलोन दोनों घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, इसे कैसे पता चला? दोनों ईशर से झूठ बोलते हैं और कहते हैं, हमें नहीं पता। पर ईशर समझ जाती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, लॉयड तो सच में नहीं बदला, वो पहले भी बहुत सारे वास तोड़ दिया करता था। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां लॉयड ने एक वास गिरा दिया था। ईशर वहां आती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो? तो लॉयड कहता है, हाँ। ये सुनकर ईशर राहत की सांस लेती है।
तभी लॉयड पूछता है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो? तो ईशर कहती है, हाँ मुझे गुस्सा होना चाहिए, और फिर मजाकिया अंदाज में कहती है, तुम बुरे बच्चे हो। लॉयड भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे थोड़ी गुस्सा किया जाता है, एक काम करो, डिवाइन सोर्सरी का यूज करके मुझे मार ही दो। इस पर ईशर कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि डिवाइन सोर्सरी का इस्तेमाल सिर्फ बुरे लोगों के खिलाफ किया जाता है। फिर वो कहती है, ये सब छोड़ो, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ गाना गाएं? लेकिन लॉयड उसकी बात को इग्नोर करता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड ने गलती से चर्च में एक सील किए हुए डेमोन को अनसील कर दिया है, जिसकी वजह से वो डेमोन तबाही मचाने लगता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पर तभी ईशर सोचती है, लॉयड कहाँ गया? वो देखती है कि लॉयड एक कोने में छिपा हुआ है। डेमोन उसकी ओर बढ़ता है और एक भारी कुर्सी उठाकर लॉयड पर फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त ईशर बीच में आ जाती है और लॉयड को अपनी जान की परवाह किए बिना बचा लेती है। इस टक्कर में ईशर खुद घायल हो जाती है, लेकिन वो अपनी चिंता नहीं करती, बल्कि लॉयड से पूछती है, तुम ठीक तो हो? लॉयड जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर ईशर फिर से राहत महसूस करती है, लेकिन ये सब देखकर लॉयड अंदर से टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो खुद सबके सामने कबूल करता है, ये सब मेरी ही गलती थी, और उसी वजह से लॉयड को चर्च से बाहर निकाल दिया गया था। ये सब सुनकर रेन और बेबीलोन सोचते हैं, अब समझ आया असल में हुआ क्या था। अब ईशर कहती है, फादर का गुस्सा लॉयड पर इसलिए है क्योंकि उसने उनके कई वास तोड़े हैं। बाकी सभी लोग भी लॉयड को दोषी मानते हैं क्योंकि उसी ने डेमोन को स्पॉन किया था। वो सभी लोग लॉयड को बुरा मानते हैं, पर मैं नहीं। ईशर अपने मन में सोचती है, लॉयड की आवाज़ बहुत प्यारी थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ गा सकें। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मुझे लॉयड को हमारे साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करना चाहिए। आज रेसिडल है और सारिया भी आने वाली है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं, सारिया? ये कौन है? दूसरी तरफ लॉयड को दिखाया जाता है, वो अब वास को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। इतने में उसकी नज़र कुछ लोगों पर जाती है जो एक लड़की पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो लड़की उनसे टकरा गई थी। जैसे ही लॉयड उस लड़की को देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो बोल उठता है, ये तो मेरी बहन है, सारिया। लेकिन सारिया कुछ भी नहीं बोलती। उसकी चुप्पी देखकर वो लोग और भड़क जाते हैं। तभी सारिया उन लोगों से पूछती है, क्या तुम किसी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से बजा सकते हो? वो जवाब देते हैं, नहीं। ये सुनते ही सारिया मायूस हो जाती है और वहां से जाने लगती है, पर तभी वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। उधर लॉयड अब अपने दोस्तों को बताता है, ये मेरी बड़ी बहन सारिया है, चौथी राजकुमारी और म्यूजिक की मास्टर। हर इंस्ट्रूमेंट को इसने पूरी तरह सीख रखा है, पर म्यूजिक के अलावा उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। इधर वो बदमाश सारिया को मारने ही वाला होता है और कहता है, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट में मैं भी माहिर हूँ। ये सुनकर सारिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो पूछती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, बताओ मुझे। वो हंसकर कहता है, मेरे अंदर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं लड़कियों से चीखें निकलवा सकता हूँ। अब वो सारिया को छेड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ईशर वहां पहुंच जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। वो डांट कर कहती है, सारिया मेरी दोस्त है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। ये सुनकर अब वो बदमाश ईशर को ही गलत तरीके से पकड़ लेता है। फादर वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं, आज रेसिडल है, अब बताओ गाना कौन गाएगा? लॉयड पूछता है, वो कब होने वाला है? बेबीलोन कहता है, थोड़ी ही देर में, और उसमें ईशर और सारिया परफॉर्म करेंगी। कहा जाता है जो भी उस गाने को सुनता है वो हील हो जाता है। ये सुनकर लॉयड बोल उठता है, अब समझ आया कि सारिया यहाँ क्यों आई है। तभी ग्रिम लॉयड से कहता है, क्या पता डिवाइन सोर्सरी तभी जागे जब गाना बजे, यानी रिचुअल के दौरान ही। लॉयड भी सोच में पड़ जाता है, हाँ, जो भी उस गाने को सुनते हैं वो ठीक हो जाते हैं। शायद डिवाइन सोर्सरी उसी समय प्रकट होती है। मैं इस रेसिडल को रुकने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद लॉयड रेन से कहता है, अब हमला करो। रेन सिर हिलाकर मान जाती है और अब वह माना फोक्स का इस्तेमाल करती है। वो एकटक देखकर फादर और बाकी लोगों की ओर अपनी ऊर्जा भेजती है और अपनी पावर से उन्हें सुला देती है, जो देखकर ग्रिम दंग रह जाता है। वो बोल उठता है, रेन ने मैं नहीं सुलाया, बल्कि सिर्फ दूसरों को निशाना बनाया है। इसका मतलब है कि उसने अपनी पावर पर काबू पा लिया है। लॉयड मुस्कुरा कर कहता है, उसने माना फोक्स का इस्तेमाल किया है। इसका उपयोग करके तुम अपने प्रेशर को ज्यादा ताकतवर बना सकते हो और अपने टारगेट को सटीक चुन सकते हो, पर यह आसान नहीं, इसमें कड़ी मेहनत लगती है। अब लॉयड मन में सोचता है, तुमने कमाल कर दिया रेन, पर तभी वो गुंडे दोबारा उठ जाते हैं। रेन घबरा जाती है, मैं इन्हें ठीक से सुला नहीं पाई। बेबीलोन अब गुस्से में उन पर हमला करने के लिए बढ़ने ही वाला था, पर इतने में ही लॉयड उसे रोक लेता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, अगर हमने इन्हें सुला भी दिया तो फादर देख लेंगे, और अगर फादर को पता चल गया तो हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए लॉयड फैसला करता है, मैं इन्हें कहीं और भेज देता हूँ।
ये कहकर लॉयड अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को टेलीपोर्ट करके सीधा पहाड़ों के ऊपर छोड़ देता है। ईशर और सारिया वहीं रह जाते हैं। लॉयड की इस ताकत को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, हैरान और डरे हुए। लेकिन लॉयड खुद कहता है, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे ये तक नहीं पता कि मैंने उन गुंडों को भेजा कहाँ है। अगले सीन में फादर भी उड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां लॉयड उन्हें बता देता है कि बेबीन ने उन गुंडों को भगा दिया था। बेबीलोन अब भी कांप रहा होता है। लॉयड की ताकत देखकर उसके भीतर डर और हैरानी दोनों भरी होती है, क्योंकि लॉयड ने जैक की टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करके उन गुंडों को गायब कर दिया था। रेन भी लॉयड से बेहद इम्प्रेस हो जाती है। फादर अब उनकी बातों को मान लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इतने में सारिया लॉयड के पास आती है और उसे कुछ पल तक देखती रहती है। फिर धीरे धीरे उसे याद आता है, इसका नाम लॉयड है। ये सुनकर बेबीन चुटकी लेते हुए कहता है, अपने ही भाई का नाम भूल गई? ईशर मुस्कुराते हुए कहती है, ये बात काफी इम्प्रेसिव है कि उसे लॉयड का नाम याद है, क्योंकि सारिया सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम याद रखती है जो म्यूजिक से जुड़े होते हैं। रेन तुरंत पूछती है, तो क्या लॉयड भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है? आयशर जवाब देती है, नहीं, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाता है। ये याद करके वो लॉयड से पूछती है, क्या तुम रेसिटल में हमारे साथ गाना चाहोगे? पर इससे पहले कि लॉयड कुछ कह सके, सारिया आकर बीच में बोल पड़ती है, नहीं, लॉयड ने अभी तक इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। मैं नहीं चाहती कि वह हमारी परफॉर्मेंस को खराब करे। जब मैं उसे अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगी तब वह हमारे साथ गा सकता है। फिर सारिया लॉयड से कहती है, हमारी परफॉर्मेंस को ध्यान से देखना और उससे सीखना। इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद सारिया पूछती है, हम लोग अब क्या करें? क्यों न जाकर चर्च को एक्सप्लोर करें? लॉयड तुरंत जवाब देता है, नहीं, मुझे रेसिटल को ऑब्जर्व करना होगा। वहीं पर ग्रिम भी अब उन्हें समझाने लगता है, हाँ, जो डिवाइन सोर्सरी है शायद वह रिचुअल के दौरान ही सामने आएगी। अब लॉयड उन्हें गहराई से समझाने लगता है, तुम लोग कई तरह के फिनोमेना क्रिएट कर सकते हो जब तुम माना सिग्नेचर का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जिनके पास खुद माना होता है वो लोग डांस या गाना गाकर भी मैजिक यूज कर सकते हैं। तभी अचानक बेबीलोन और लॉयड दोनों को कुछ अजीब सा फील होता है, पर वो दोनों इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अगले सीन में अब रेसिटल शुरू हो जाता है, जहां सारिया पियानो बजाने लगती है और ईशर अपनी आवाज में गाना गाने लगती है। हम देखते हैं कि ईशर की सुरीली आवाज और सारिया के पियानो की मधुर धुन जब साथ मिलती है तो एक जादुई संगम बनता है। सभी लोग ये संगीत सुनकर हैरान रह जाते हैं। वहीं लॉयड धीमे स्वर में कहता है, तो यह है वो मैजिक जो लोगों को हील कर देता है। ये तो सही में कमाल का है। तब हम देखते हैं वहां मौजूद सभी लोग धीरे धीरे हील हो रहे होते हैं। ये देखकर ग्रिम कहता है, देखो, ये तो सचमुच डिवाइन सोर्सरी है। अब लॉयड माना के एक फ्रेगमेंट को अपनी तलवार से काट देता है और वो फ्रेगमेंट उसकी तलवार पर चिपक जाता है। लॉयड हैरानी से कहता है, आखिर ये कैसा माना सिग्नेचर है? लगता है जैसे ये कोई जियोमेट्रिक शेप हो। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो ये एक हेल्थ क्लास स्पेल जैसा है। ऐसी बारिश हो रही है जिसकी 10 मीटर की रेंज में सभी लोग हील हो रहे हैं। ग्रिम आगे कहता है, ईशर का माना थोड़ा कम है, जिस पर लॉयड आत्मविश्वास से जवाब देता है, कोई बात नहीं, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। केवल ईश ही डिवाइन सोर्स को यूज कर सकती है। इसका मतलब यह है कि खुद भगवान के मैसेंजर भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यह एक ऐसा अननोन टाइप का माना सिग्नेचर है जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। इसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, पर यही बात इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ये सुनकर ग्रिम मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या तुम इसे सीखना नहीं चाहोगे? लॉयड ठहरकर जवाब देता है, वो तो बाद में देखा जाएगा, पर अभी के लिए मैं एक बहुत ही ताकतवर चीज को महसूस कर रहा हूँ जो यहीं कहीं से हमें देख रही है। जब से रेसिटल शुरू हुआ है उस शख्स की निगाहें और भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। अब ग्रिम भी उसे महसूस करने लगता है और चौंकते हुए कहता है, हाँ, ये तो वाकई में खतरनाक प्रेशर है। आखिर ये किसका है और कहाँ से आ रहा है? लॉयड बिना झिझके जवाब देता है, ऊपर से। इस पर ग्रिम हैरान होकर कहता है, क्या इसका मतलब हमें कोई सीलिंग से देख रहा है? लॉयड धीमे स्वर में जवाब देता है, नहीं, कोई हमें वहां से भी ऊपर से देख रहा है। शायद कोई भगवान का दूत, कोई सर्वेंट ऑफ गॉड हमें देख रहा है। अब लॉयड ऊपर जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वह रेन और बेबीन की ओर देखता है और आत्मविश्वास से कहता है, मैं जल्दी लौटूंगा। और फिर लॉयड टेलीपोर्ट करता है और सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। अब वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां केवल बादल ही बादल हैं। ये देख ग्रिम घबराकर कहता है, कहीं हम मर तो नहीं गए? लॉयड शांत भाव से जवाब देता है, नहीं, पिछली बार जब मैं मरा था तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें दूर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक रहस्यमयी संरचना जिसके ऊपर एक एंजेल बैठा हुआ था। लॉयड की आंखें टिकी रह जाती हैं और वह दृढ़ता से कहता है,
जो हमें देख रहा था वो यही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट एनिमे कमेंट में लिखें। जिस एनिमे पर सबसे ज्यादा हाथ उठेंगे उसी पर अगली कहानी बनाएं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये देखकर लॉयड सोचने लगता है, आखिर ये देख क्या रहा है। उधर हमें पता चलता है कि वो एंजेल सारिया और ईशर के गाने को सुन रहा होता है। उनकी मधुर आवाज सुनकर वो एंजेल थोड़ा ठरकी टाइप का बिहेव करने लगता है। वो कहता है, हे भगवान, ये लोग तो कमाल के हैं, काश मैं इनके पास जा पाता और इन्हें किस कर पाता। ये सुनते ही लॉयड को गुस्सा आता है और वो ऊपर से एक बादल का टुकड़ा उस एंजेल के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर वो एंजेल गुस्से से उबल पड़ता है। अरे कौन पागल है जो मेरे ऊपर बादल फेंक रहा है। तभी उसकी नजर लॉयड पर पड़ती है। अब वो चौंक जाता है। ये एक इंसान है यहाँ, लेकिन ये तो स्वर्ग है। फिर वो एंजेल जो खुद को जिरियल कहता है बोलता है, इंसान अपनी औकात में रहो, मैं एक एंजेल हूँ जिरियल, चौस्ट भगवानों का सहायक। बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंचे। ये दुनिया इंसानों की नहीं है और यहाँ एक शक्तिशाली बैरियर भी लगा था, फिर भी तुम रुके क्यों नहीं। लॉयड कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, पर एक बात बता दो, डिवाइन सोर्सरी कैसे सीखते हैं, मुझे वो सिखा दो। ये सुनकर जिरियल खुद की तारीफ में डूब जाता है। हाँ, मैं हूँ ही इतना खूबसूरत, मुझे देखकर तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है, तभी तो ये सब बोल रहे हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पाँव चूम सकते हो। ये सब सुनकर गुस्से से तमतमा जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, ओ बकवास बंद करो, सीधा सीधा बताओ डिवाइन सोर्सरी कैसे सीखते हैं, नहीं तो हम धरती पर जाकर सबको बता देंगे कि तुम कितने बड़े ठरकी हो। जिरिल हंसते हुए कहता है, जाकर बता दो, कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर वो ग्रीम को लात मारता है और नीचे गिरा देता है। उसके बाद कहता है, हाँ ये सच है कि मैं डिवाइन सोर्सरी दे सकता हूँ, लेकिन ये तोहफा केवल उन्हीं को मिलता है जो इसके लायक होते हैं, और तुम इसके लायक नहीं हो, इसीलिए चुपचाप अपने घर लौट जाओ। इतना बोलकर वो फिर से सारिया और ईशर के गाने को सुनने में लग जाता है। अब वो लॉयड की ओर मुड़कर कहता है, तुम भी चले जाओ यहाँ से, पर लॉयड टस से मस नहीं होता। ये देख जिरियल अब गुस्से में अपनी खास एबिलिटी लक्स को एक्टिवेट कर देता है। इस एबिलिटी से आसमान में अचानक कई बड़ी बड़ी चमकदार तलवारें बन जाती हैं। अब जिरियल गरजते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ से चले जाओ, मैं दूसरी बार नहीं कहूँगा। इसके बाद वो उन तलवारों से लॉयड पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही तलवारें लॉयड तक पहुँचती हैं, हम देखते हैं कि लॉयड ने पहले से ही एक शक्तिशाली बैरियर बना रखा था। उसी बैरियर की वजह से वो उन सभी तलवारों के वार से पूरी तरह सुरक्षित रह जाता है। ये देखकर जिरियल अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम कोई साधारण बच्चा नहीं हो। दूसरी ओर अब हमें रेन दिखाई जाती है जो काफी परेशान लग रही है। वो कहती है, आखिर लॉयड गया कहाँ, वो ठीक तो है ना। उसे देखकर बेबी लॉन कहता है, शांत हो जाओ, जाने से पहले लॉयड ने कुछ कहा था क्या। रेन जवाब देती है, हाँ उसने कहा था कि कोई हम पर नजर रख रहा है। ये सुनकर बेबी लॉन गंभीर हो जाता है। ये बात मैंने भी महसूस की थी, लेकिन मुझे साफ साफ ऐसा नहीं लगा कि कोई हमें देख रहा है। माफ करना, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो बाहर निकलने लगता है और सोचता है, ये कौन सी खुशबू है जो मुझे खींच रही है, आखिर ये है क्या। अब हम फिर से लॉयड को देखते हैं जो कि जिरियल की उन चमकदार तलवारों के बीच में लटका हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहा है। वो सोचता है, वाह, यही तो डिवाइन सोर्सरी है। ये तलवारें पहली नजर में तो पंख जैसी हल्की लगती हैं, पर असल में ये भारी और कठोर हैं, जैसे शुद्ध लोहा। अब लॉयड अपने स्पेलेल का प्रयोग करता है और जिरियल की इस शक्ति को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जिरियल का अटैक भौतिक नहीं है, उसका कोई ठोस फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। इसी वजह से लॉयड की स्पेलेल उस शक्ति को चुरा नहीं सकती। इसके बाद लॉयड अपनी तलवार ग्रीम को पकड़ा देता है और कहता है, जो जिरियल है वो ये जो लक्सल स्वॉर्ड बना रहा है वो पूरी तरह से माना से बना रहा है। कितनी अद्भुत स्पेलेल है ये। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये स्पेलेल कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है। इतना कहते ही लॉयड एक ही बार में उसके ऊपर 4 एलिमेंट से अटैक कर देता है। ये देखकर जिरियल भी चौंक जाता है और हमले से बचने के लिए तुरंत साइड में हट जाता है। पर अब लॉयड का वो अटैक जाकर सीधा उस बैरियर से टकराता है और उसे तोड़ देता है। ये देख जिरियल घबरा जाता है। बैरियर टूट गया, लेकिन इतने में ही लॉयड अचानक उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मेरे अटैक को डज क्यों किया। जिरियल और भी घबरा जाता है। अब वो झुंझलाकर अपनी तलवार से लॉयड पर हमला करता है, मगर लॉर्ड तो पहले ही टेलीपोर्ट कर चुका होता है। ये देखकर जिरियल खुद से कहता है, देखा बच्चा डर गया, अच्छा किया जो भाग गया। पर अब हमें सच पता चलता है, लॉयड भागा नहीं था, वो तो ऊपर वाली बिल्डिंग पर टेलीपोर्ट कर गया था। अब लॉयड कहता है, अगर जिरियल ऐसे ही डज करता रहेगा तो मैं इसकी स्पेलेल पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाऊंगा। मुझे तो ये देखना है कि ये कितनी ड्यूरेबल है।
ये सुनकर जिरियल का खून खौल उठता है। क्या तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट करोगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे अटैक मुझे छू तक नहीं सकते। मैं हर एक वार को डज करता रहूंगा। ये सुनते ही लॉयड दोबारा अपनी एक बेहद खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। वो मुस्कुराते हुए जिरियल से कहता है, माफ करना, लेकिन इस बार तुम मेरा अटैक डॉज नहीं कर पाओगे। इसके बाद गुस आर्मी की वही खास और घातक स्पेल इस्तेमाल करता है जिसका नाम है शैडो वुल्फ। जैसे ही स्पेल एक्टिव होती है, जिरियल के ऊपर हर दिशा से खतरनाक और घातक हमले होने लगते हैं। ये देखकर जिरियल बुरी तरह डर जाता है, लेकिन किसी तरह वो इस अटैक से बच जाता है और वहां से भागते हुए चिल्लाता है, आखिर ये कैसा हमला था? अब लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो तुमने फिर से मेरे अटैक को डॉज कर लिया। लगता है मैं अपनी स्पेल को ठीक से टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीम इस पूरे शैडो वुल्फ अटैक को देखकर कांप उठता है। वो कहता है, ये तो वही गुस आर्मी की खतरनाक ताकत है जिसके जरिए कोई भी चीज टारगेट की ओर टेलीपोर्ट कर दी जाती है, और यहाँ तो लॉयड ने अपनी ही स्पेल को टेलीपोर्ट कर दिया। अब ग्रीम लॉयड से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही धांसू एक्शन कर रहे हो? अगर ऐसा चलता रहा तो जिरियल मारा जाएगा। लॉयड मुस्कुराता है और जवाब देता है, पागल मत बनो। जिरियल ने खुद कहा था कि वो इनविंसिबल है। अजय, तो फिर ऐसा करना क्या गलत है? वैसे भी अब तुम रिलैक्स हो सकते हो। ये जेड की स्पेल है, चिंता मत करो। मैं जेड की इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये सुनकर ग्रीम की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और वो भी खुश हो जाता है। अब लॉयड एक बार फिर अपनी स्पेल को टेलीपोर्ट करता है और अगला हमला एकदम से जिरियल के सामने प्रकट हो जाता है। जिरियल किसी तरह फिर से डॉज कर लेता है। अब ग्रीम जिरियल से कहता है, लॉयड तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस चुपचाप माफी मांग लो और उसे डिवाइन सोर्सरी सिखा दो। लेकिन जिरियल अब भी घमंड में चूर है। वो कहता है, मैं इनविंसिबल हूँ, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। फिर वो इधर उधर भागने लगता है। ये देखकर लॉयड भी मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है फिर, कि जब मैं ये स्पेल यूज करता हूँ तब मैं काफी ओपनिंग छोड़ देता हूँ, पर कोई नहीं, मैं इस बार तुम्हें ओपनिंग देता हूँ और अपनी एक और खतरनाक स्पेल यूज करता हूँ। वहीं लॉयड अब अपनी काफी पावरफुल सी स्पेल को तैयार करने लगता है, पर अब उसकी ओपनिंग रह जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से डिफेंस हो जाता है, जो देखकर जिरियल उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी लॉयड को अब मौका मिल जाता है उसके ऊपर स्पेल यूज करने का। जैसे ही जिरियल अब उसके करीब आने वाला होता है, लॉयड अब अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और अब वो हमला सीधा जिरियल को भी लग जाता है, जिस वजह से उसे काफी डैमेज भी हो जाता है। जो देखकर ग्रिम फिर से उसे कहता है कि अब माफी चुपचाप से मांग लो, पर जिरियल कहता है कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मेरी तलवारें अनंत हैं, मैं इन्हें रिपेयर भी कर सकता हूँ। जो सुनकर तो लॉयड भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, क्या? मैं तो अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये अनंत तरीके से रीजनरेट भी हो सकती हैं। ऐसा बोलने के बाद लॉयड फिर से उसके ऊपर अपनी पावरफुल स्पेल को यूज करने लगता है, जो देखकर जिरियल घबरा जाता है। वो कहता है, ऐसा मत करो, मैं तो झूठ बोल रहा था। वहीं पर लॉयड उसकी बात सुनता नहीं है। वो उसके ऊपर काफी सारी स्पेल एक बारी में फिर से यूज कर देता है, जिससे कि एक ही बारी में उसके ऊपर काफी सारी स्पेल्स का धमाका हो जाता है और अब वो जमीन पर पड़ा होता है। जो देखकर लॉयड कहता है, ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया? तो ग्रिम कहता है, वो इसलिए क्योंकि उसका सारा माना खत्म हो गया। तो लॉयड कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि इसका जो अटैक है वो ना ही इनविंसिबल है और ना ही अनंत। वो बस माना की एक फॉर्म है जो कि स्टील की बन जाती है, जिसका मतलब है कि जब तक तुम्हारे पास माना है तब तक तुम इन तलवारों को यूज कर सकते हो। जिरियल भी अब अपने मन में सोचने लगता है कि लॉयड, तुम सही में काफी अच्छे लड़े, पर अब क्योंकि मैं मरने वाला हूँ इसलिए तुम कभी भी डिवाइन सोर्सरी नहीं सीख पाओगे। पर तभी अचानक से लॉयड अब उसके अंदर काफी सारा माना ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से वो वापस से जिंदा हो जाता है और कहता है, तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। इस पर लॉयड शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब देता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस डिवाइन सोर्सरी सीखनी है। अब लॉयड के पास इतना ज्यादा माना आ चुका होता है कि गिरियल का शरीर कुछ ज्यादा ही भारी और मजबूत हो जाता है। गिरियल अब अपने मन में सोचता है, ये बच्चा कितना मासूम है, इसने मेरी जान बचाई, अच्छा मौका है, अब मैं इसे यूज करूंगा। और फिर वह लॉयड से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी दूंगा, पर अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो पहले तुम्हें मेरे साथ एक पैक्ट बनाना होगा, तभी मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी शेयर कर पाऊंगा। चलो अपना हाथ बढ़ाओ। लॉयड बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गिरियल उसका हाथ पकड़ते हुए मन ही मन सोचता है, ये लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है लड़के, इस मौके का फायदा उठाकर मैं धरती पर जाऊंगा, इस लड़के को पैक्ट का बहाना बनाकर पोजेस कर लूंगा और फिर धरती पर जाकर अपनी फेवरेट लड़कियों से मिलूंगा। उसकी ये इविल स्माइल साफ साफ उसके इरादों को जाहिर कर रही थी, जिसे लॉयड और ग्रिम दोनों देख लेते हैं। अब गिरियल लॉयड से कहता है,
अपने आप को लकी समझो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद गिरियल लॉयड के शरीर में प्रवेश कर जाता है और हंसते हुए कहता है, देखा मैं कितना कमाल का हूँ, ये बॉडी अब मेरी है। लेकिन तभी वह हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह लॉयड की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बल्कि वह सिर्फ लॉयड के हाथों तक ही सीमित रह गया है। ये देखकर ग्रिम तंज कसते हुए कहता है, तुम कितने बेवकूफ एंजल हो। लगता है तुम्हें पता नहीं था कि लॉयड के पास बहुत ज्यादा माना है। तुम्हारी ताकत उसके सिर्फ हाथों तक ही सीमित रह गई है। अब लॉयड पूछता है, तो क्या पैक्ट पूरा हो गया? गिरियल जवाब देता है, हाँ, डिवाइन सोर्सरी यूज करने के लिए एक एंजेल को उस कास्टर की आत्मा पर एक माना सिग्नेचर लगाना पड़ता है जो उस जादू को इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद गाना गाकर या फिर अन्य तरीकों से एक पाथवे गेट किया जाता है। लॉयड थोड़ा असमंजस में पूछता है, तो क्या मुझे भी गाना पड़ेगा? गिरियल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ, इसलिए पैक्ट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये सुनकर लॉयड पूरी तरह फोकस में आ जाता है और अपनी आत्मा से डिवाइन सोर्सरी को निकालने लगता है। उसे पूरी तरह से केंद्रित देखकर ग्रिम थोड़ा चिंतित होता है और पूछता है, आप ठीक तो हैं? लॉयड आंखें बंद करके शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ध्यान केंद्रित कर रहा था। वैसे डिवाइन सोर्सरी वाकई में काफी ताकतवर है। ये सुनकर ग्रिम अपने मन में सोचने लगता है, ये जो एंजेल है ये कितना बेवकूफ है। इसे ये बात तक नहीं मालूम कि अब जब प्रिंस लॉयड ने डिवाइन सोर्सरी को मास्टर कर लिया है तो उनके पास इतनी ताकत है कि वह चाहे तो स्वर्ग और नर्क दोनों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वह चाहे तो डीमन लॉर्ड की गद्दी तक पर भी बैठ सकते हैं। इसी बीच लॉयड धीरे से कहता है, डिवाइन सोर्सरी को सीखने के बाद मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। गिरियल हैरानी से पूछता है, तुम इससे डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? लॉयड जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे असल में मजा प्रोसेस में आता है। रिजल्ट से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये जानकर अच्छा लगता है कि उस ताकत को हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने आज तक न जाने कितनी स्पेल बुक्स पढ़ी हैं। हर बार मेरे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये मैजिक कैसे काम करता है, कैसे बनाया गया होगा। और जब मैं फाइनली उस जादू को सीख लेता हूँ तब मेरे सामने उन पुराने मैजिक यूजर्स के चेहरे घूमने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब उनकी जगह खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ताकत पाने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तभी असली मजा आएगा। फिर वह बात को बदलते हुए कहता है, खैर, इन फिलॉसफी की बातों को छोड़ते हैं। गिरियल, तुम जो लक्सा स्पेल यूज कर रहे थे वो भी क्या डिवाइन सोर्सरी ही थी? गिरियल जवाब देता है, हाँ, लेकिन अलग अलग यूजर्स के पास डिवाइन सोर्सरी की अलग अलग फॉर्म होती है, इसलिए तुम्हारी मैजिक की फॉर्म मेरी से अलग होगी। एक बार कोशिश करो एक तलवार बनाने की। अब लॉयड पूरे फोकस के साथ डिवाइन सोर्सरी को सक्रिय करता है और एक तलवार बनाने लगता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकता है। गिरियल अब गौर से देखता है और उसे एहसास होता है कि लॉयड का जादू बहुत ही प्योर और काइंड है, एकदम किसी एंजेल जैसा। ये देखकर गिरियल को एक पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है जिसे वह बहुत समय पहले सम्मान देने लगा था। अब हम देखते हैं कि लॉयड की बनती हुई तलवार धीरे धीरे अपनी अलग ही फॉर्म लेने लगती है, जो कि काफी भयानक लग रही होती है। और हैरानी की बात यह है कि यह तलवार अब भी बड़ी होती जा रही थी। ये देखकर गिरियल और ग्रिम दोनों ही डर से कांपने लगते हैं। ग्रिम घबराकर चिल्लाता है, आप ये क्या कर रहे हैं लॉयड? इस तलवार को तुरंत रोकिए। लेकिन लॉयड पूरी शांति से जवाब देता है, यह तलवार अभी तो पूरी भी नहीं बनी है। यह सुनकर गिरियल और ग्रिम दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या ये तो अभी सिर्फ बन ही रही है। अब गिरियल गंभीरता से कहता है, ये जो लक्सा पावर लॉयड यूज कर रहे हैं ये उनके माना के अनुसार फॉर्म लेती है, और ये तलवार ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक बनती जा रही है। सीन कट होता है। अब हम पहुंचते हैं बेबीन के पास, जो कि कुछ रिसर्च के लिए निकला होता है। वो जैसे ही चर्च के बाहर पहुंचता है उसे अंदर से कोई संगीत की आवाज सुनाई देती है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा झलकती है। वह खुद से कहता है, मैं ये जानने आया हूँ कि ये अजीब सी स्मेल आखिर है क्या? ये गंध किस चीज की है? अब बेबीन देखता है कि चर्च के आसपास काफी सारे फूल लगाए गए हैं, शायद स्मेल को छुपाने के लिए। वह मन ही मन सोचता है, मुझे जरूर यहाँ कुछ देखना चाहिए, यहाँ कुछ तो चल रहा है। बेबीन अब चर्च के भीतर झांकने ही वाला होता है कि तभी एक खतरनाक सा आदमी अचानक उसके बगल में आ जाता है। वो आदमी बेबीलोन की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? बेबीलोन थोड़ी देर के लिए घबरा तो जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं वो डरावना सा बंदा फिर कहता है, यह चर्च काफी विशाल है, लगता है तुम इसलिए खो गए हो। चलो मैं तुम्हें रेसिडल में वापस ले चलता हूँ। बेबीन शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मुझे तो बस ये गुलाब्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं इन्हें देखने आया हूँ। आशा करता हूँ कि इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आदमी थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, ये तो बहुत ही फिजूल बात है,
तुम यहाँ रेसिडल का गाना सुनने आए थे ना, और अब फालतू में टाइम वेस्ट करके रेसिडल के गाने को मिस कर रहे हो। बेबीन थोड़ा अकड़ के कहता है, मुझे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है, दरअसल मैं इस चर्च का प्रीस्ट हूँ और एक प्रीस्ट का काम होता है भटके हुए को सही रास्ता दिखाना। मैं इस जगह पर कई सालों से सेवा कर चुका हूँ, पर फिर भी कभी कभी मैं खुद भी भटक जाता हूँ। ये सुनकर बेबीलोन अब थोड़ा शक के साथ बोलता है, अगर तुम एक प्रीस्ट हो तो तुमने रोजरी क्यों नहीं पहन रखी है। वह आगे कहता है, रोजरी असल में एक तरह का नेकलेस होता है जो ये साबित करता है कि तुम चर्च के एक सदस्य हो। तुमने ये क्यों नहीं पहन रखा है। बेबीन गंभीरता से जोड़ता है, दूसरी तरफ मैं तो नया हूँ, फिर भी मुझे ये मिल चुका है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ी देर के लिए अटक सा जाता है, पर फिर अचानक वह जेब से रोजरी निकालता है और कहता है, माफ करना, मुझे पता है कि ये गलत है, पर मैं कभी कभी इसे पहनना भूल जाता हूँ। इतना कहकर वह उस रोजरी को पहन लेता है। तभी वहाँ रेन शीरो को साथ लेकर बेबीलोन को ढूंढते हुए आ जाती है। जैसे ही शीरो की नजर उस अजनबी पर पड़ती है, उसकी रूह तक कांप उठती है। उसमें से एक गहरी और खतरनाक इविल प्रेजेंस उठ रही थी। शीरो डर के मारे कांपने लगता है और उसी इंसान की ओर घूरने लगता है। उधर बेबीलोन, जो अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, अब उससे कहता है, वैसे तुम काफी कमाल के हो। तुमने कहा कि तुमने इस चर्च को काफी समय पहले ज्वाइन किया था, है ना? लेकिन ये जो रोजरी नेकलेस तुमने पहन रखा है, ये तो एकदम नया जैसा लग रहा है, जैसे रोज रोज इसे पॉलिश करते हो। ये कहकर बेबीलोन मुड़कर वहां से जाने लगता है। अब शीरो अभी भी डरा हुआ खड़ा है। तभी वह अजनबी गुस्से में कहता है, तो तुम्हें भी मुझ पर शक हो रहा है। लगता है मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था और लग रहा था कि अब वह हमला करने ही वाला है। पर ठीक उसी समय हवा में झिलमिलाती चमक के साथ लॉयड टेलीपोर्ट होकर वहां आ जाता है। उसे देख सभी चौंक जाते हैं। लॉयड बिना कोई डर दिखाए पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रेसिडल खत्म हो गया? इतना कहते ही लॉयड उस अजनबी के एकदम पास से गुजरता है, पर वह आदमी कुछ नहीं करता और लॉयड भी कुछ नहीं कहता। फिर लॉयड सीधे शीरो के पास जाकर खेलने लगता है। इसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी गिरियल की नजर उस अजनबी पर पड़ती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पहचान जाता है, यह तो वही इंसान है जिसे मैं पहले बेहद रिस्पेक्ट करता था। उसे वहां देखकर गिरियल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अब लॉयड और बाकी सब चर्च के अंदर आते हैं, जहां ईशर और सारिया उनका स्वागत करते हुए पूछते हैं, तो कैसी लगी हमारी परफॉर्मेंस? लॉयड मुस्कुराकर जवाब देता है, बहुत अच्छी लगी। मैंने तो शुरू से लेकर अंत तक देखा, पर सच्चाई ये थी कि लॉयड झूठ बोल रहा था। उसने परफॉर्मेंस देखी ही नहीं थी। अब हम देखते हैं कि सारिया और ईशर को इतना पास देखकर गिरियल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वो उन लोगों से मिलने के लिए काफी उतावला हो उठता है, लेकिन तभी लॉयड अपना हाथ बंद कर लेता है और उसे मिलने नहीं देता। वहीं दूसरी ओर बेबीलोन के मन में अभी भी शक बाकी था। वो अब ईशर से पूछता है, बाहर जो गार्डन है क्या वो पवित्र जगह मानी जाती है? ईशर जवाब देती है, हाँ, हम वहाँ के फूलों का इस्तेमाल करते हैं लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए। जो सुनकर बेबीलोन अब कहने लगता है, तो फिर मुझे उस सड़ी हुई चीज की स्मेल आ रही थी। आखिर वो स्मेल किसकी थी? लग कि मुझे कोई ऐसे ही वहां हो रहा है। अब दूसरी तरफ लॉयड फादर की तरफ मुड़कर कहता है, हेलो, वैसे आज मैं चर्च लीव कर रहा हूँ। ये सुनकर फादर एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? लेकिन तुमने तो चर्च को आज ही ज्वाइन किया था। वहीं लॉयड की शांति और आत्मविश्वास देखकर बेबीलोन अब खुद से कहता है, मेरे ख्याल से लॉयड जो ढूंढना चाहता था उसे वो मिल गया, तो मेरा काम पूरा हो गया है और बाकी जो कुछ भी चल रहा है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो वहां से जा ही रहा होता है, पर तभी ईशर उसके पास आती है और कहती है, आफ्टरनून में तुमने मुझे बचाया था ना, मैं उसका शुक्रिया नहीं कर पाई थी तुम्हें पहले, तो मैं अभी तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ मुझे बचाने के लिए। यह सुनकर बेबीलोन थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है, अगर ये ऐसे करेगी तो मुझे चर्च की मदद करनी पड़ जाएगी। अब सीन कट होता है और हम फिर से उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वो उस रोजरी को जमीन पर गिराकर उसे गंदा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जमीन खुद ऊपर उठने लगती है और वहीं से उस जगह से वही सड़ी हुई चीज की स्मेल उठती है जिसका एहसास बेबीलोन को पहले से हो रहा था। अब हम देखते हैं कि उस जगह से एक क्रिएचर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वहीं वो बंदा अब कहता है, मुझे बेबीलोन और बाकी सभी लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे दखल अंदाजी दे, क्योंकि जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो दिन अब आने ही वाला है। अब सीन कट होने हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड अब जीरियल को कहकर तालिया, क्रो और गिलिया तीनों को ही डिवाइन सोर्सरी दे देता है, जिसके बाद अब वो भी लक्स को यूज करते हैं और अपने लिए वेपन्स तैयार कर लेते हैं। ये देखकर जीरियल कहता है,
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इन बेवकूफ़ों को डिवाइन सोर्सरी देनी पड़ी। तो लॉयड कहता है, अगर ज़्यादा लोग होंगे जिन्हें डिवाइन सोर्सरी आती होगी तो मेरी रिसर्च काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगी। इनके लिए भी एक पाथ बना दो जिससे इन्हें रिचुअल परफॉर्म ना करना पड़े अपनी पावर यूज़ करने के लिए। तो जीरियल कहता है, वो तो सिर्फ मैंने आपके लिए और एक और पर्सन के लिए किया था, पर इनके लिए मैं नहीं करूँगा। तो लॉयड भी कहता है, ठीक है, वैसे तुम काफ़ी अटेंशन ला रहे हो, क्या तुम ग्रीम की तरह छोटे से नहीं हो सकते? ये सुनकर वो कहने लगता है, लेकिन मैं इतना घटिया सा क्यों बनूं? जिस पर ग्रीम कहता है, ये मत कहना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जीरियल कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो ट्रांसफॉर्म करके एक छोटी सी चिड़िया बन जाता है और अब वो लॉयड से कहता है, आपको ये कैसा लगा? वहीं लॉयड तो अपनी चाय पी रहा होता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगले सीन में ग्रीम भी अब लॉयड से पूछता है, इसका मतलब जो ईश रिसाइकल कर रही थी, क्या वो भी एक डिवाइन सोर्सरी थी? जिस पर जीरियल कहता है, हाँ, वो प्यूरिफिकेशन क्लास डिवाइन सोर्सरी है। वो मैजिक लोगों की चोट को हील कर देता है और साथ में ही अनडेड डीमंस को खत्म कर देता है। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि वहां पर गालिया से मिलने के लिए वही गुंडे आ जाते हैं जिनको लॉयड ने टेलीपोर्ट करके काफी दूर भेज दिया था। वो दोनों अब लॉयड को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो वही हो जिसने हमें इतनी दूर भेज दिया था। वहीं हमें पता चलता है कि ये लोग तो लोडोस के रहने वाले हैं, यानी कि गालीलिया इन लोगों का बॉस है। वो लोग अब लॉयड को मारने की बातें कर रहे होते हैं, जो देखकर गालीलिया अब लॉयड से कहता है, इन लोगों को प्लीज माफ कर दो। मुझे पता नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इन लोगों की गलती के लिए मैं अपनी एक उंगली काट लेता हूँ। जिस पर लॉयड कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर वो गुंडे अब कहने लगते हैं, आखिर आप इस बच्चे के अगेंस्ट इतना नाइस क्यों हो रहे हो? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम इसके ऊपर हमला करेंगे। ऐसा बोलकर अब वो लॉयड पर हमला कर देते हैं, पर लॉयड भी अपनी डिवाइन सोर्सरी का इस्तेमाल करके उन लोगों की याददाश्त मिटा देता है और अब वो उन लोगों को अच्छा बना देता है। जिसके बाद अब वो लोग भी लॉयड से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो गया? वहीं जीरियल कहने लगता है, नॉर्मली ये स्पेल इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, पर क्योंकि लॉयड ने इस स्पेल का यूज किया है इसलिए इन लोगों पर इसका गहरा असर हो रहा है। अब वो लोग कहने लगते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने आपकी हन के साथ जो किया वो गलत था, हम जाकर उनसे माफी मांगेंगे। ये सुनकर अब जीरियल भी हैरान होता है और कहता है, आखिर ये लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? तो ग्रिम बताता है, ये लोग ईशर और सारिया को छेड़ रहे थे। ये सुनकर जीरियल को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है और अब वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर अब ग्रिम को उसे पकड़ना पड़ता है। इसके बाद ग्रिम कहने लगता है, एक सेकंड, रेन और बेबीलोन ने तो इन लोगों को पहचाना ही नहीं, अगर ये लोडोस के हैं तो तालिया कहती है, रेन को इसलिए नहीं पता कि ये लोग कौन हैं क्योंकि रेन हमेशा कैसलन में ही रहती थी और बेबीलोन तो इतना लोगों के सामने आता ही नहीं था। फिर वो पूछती है, वैसे वो है कहाँ? तो ग्रिम कहता है, बेबीलोन इस समय प्रिंस लॉयड की गलती को सुधार रहा है। चर्च में अब सभी लोगों का खाना बन रहा होता है और हम देखते हैं कि बेबीलोन का बनाया हुआ खाना सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग खुश होकर कहते हैं, अच्छी बात है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम यहीं रुकोगे। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉयड जीरियल की मदद से बेबीलोन को भी डिवाइन सोर्सरी दिलवा देता है और कहता है, यहाँ का अच्छे से ख्याल रखना। अगले सीन में प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां लॉयड अपने रूम में जा रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, काफी सारी मेड्स एक साथ उसका वेलकम करती हैं। इतनी सारी प्यारी मेड्स को देखकर अब जीरियल भी फिसल जाता है। वो कहता है, लॉयड तो कितना ज्यादा पॉपुलर है, एक प्रिंस की जिंदगी कितनी कमाल की होती है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर रुकने का डिसाइड किया। वो अब काफी शोर मचा रहा होता है, जो देखकर ग्रिम उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है, चुप हो जाओ, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शांति से रहो। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड अपनी वुडन डॉल को बाहर निकाल लेता है। उसे देखकर जीरियल हैरान रह जाता है और पूछता है, ये क्या है? तो ग्रिम बताता है, ये वुडन डॉल है जिसको लॉयड ने बनाया है, ये ऑटोमेटिकली छोटे छोटे काम कर लेता है। अब लॉयड उस डॉल को चाय लाने के लिए कहता है। उसी समय वल के दिमाग में एक गंदा सा आइडिया आता है। वो सोचता है, अगर ये एक डॉल है तो इसकी बॉडी पर मैं कब्जा कर सकता हूँ और मेड्स के साथ नहाने चला जाऊं। ये सुनकर ग्रे अब गुस्से में आ जाता है और चेतावनी देता है, अगर इस डॉल को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में लॉयड अब चाय पीने लगता है और बताता है, हम लोग अब अंडरगुल्स को मारने के लिए जाएंगे क्योंकि वो एकदम परफेक्ट टारगेट रहेंगे हमारी डिवाइन सोर्सरी को टेस्ट करने के लिए। तो ग्रिम पूछता है, क्या वाकई में इतने सारे गूल्स वहाँ मौजूद हैं? तो लॉयड कहता है, जब हम लोग लॉरेस्ट में गए थे तब मैंने इनके बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। तभी अचानक से गेट पर कोई आता है
और अब वो डॉल और बाकी सब लोग छुप जाते हैं। हमें पता चलता है गेट पर तो सिल्फा खड़ी थी। वो लॉयड से पूछती है, आपने मुझे बुलाया क्या? तो लॉयड कहते हैं, हाँ, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ गूल हंटिंग पर चलोगी? ये सुनते ही वो वहां से भाग जाती है। ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या था? तभी हम देखते हैं कि सिल्फा तो अपने सारे सामान के साथ वापस आ जाती है और कहती है, मैं फ्री हूँ, जाने के लिए तैयार। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि रेन भी उन लोगों के साथ आती है और अब वो लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं। इस जगह को देखकर रेन अब कहने लगती है, ये जगह तो काफी कमाल की है, विश्वास नहीं हो रहा कि इस टाउन के अंदर भी गूल्स हैं। सिल्वी गंभीर होकर जवाब देती है, एडवेंचर गिल्ड को यहीं की शिकायत मिली थी कि इसी इलाके में गूल्स देखे गए हैं। लोएडा अब सिल्वी से पूछता है, क्या तुम अपनी स्मेल स्किल का इस्तेमाल करके उन गूल्स को ढूंढ नहीं सकती? सिल्वी सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि उनमें से सड़े हुए मांस की बदबू आती है और ऐसे माहौल में उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ फूड वेस्ट भी बहुत ज्यादा है। उधर लॉयड सोचते हुए कहता है, यह जगह बहुत ज्यादा आबाद है, शायद इसी वजह से मेरा स्पेक्ट्रल डिटेक्शन भी उन गूल्स का पता नहीं लगा पा रहा। इसी बीच सभी देखते हैं कि ईशर और सारिया वहां आ पहुंचते हैं। लॉयड उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, तुम दोनों बिना बॉडीगार्ड्स के यहाँ क्यों आए हो? ईशर मुस्कुराते हुए कहती है, हम तो बस लंच के लिए कुछ पैनकेक्स खाना चाहते थे, क्या तुम भी चलोगे? ये सुनकर जीरियल कहता है, हमें चलना चाहिए, लेकिन ग्रिम तक टोकता है, नहीं, हमें अपना काम पूरा करना है, हम पैनकेक्स नहीं खा सकते। पर तभी सभी की नजर लॉयड पर जाती है, जो पैनकेक्स का नाम सुनकर बच्चे की तरह उत्साहित हो जाता है। फिर क्या, सभी पैनकेक्स खाने चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर ग्रिम हैरानी से कहता है, ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा है कि लॉयड को मैजिक के अलावा भी किसी चीज में दिलचस्पी है। लॉयड मुस्कुराता है और कहता है, ग्रिम, पैनकेक्स भी एक तरह का मैजिक होते हैं। फिर वह सबको समझाने लगता है कि पैनकेक्स कैसे बनते हैं, उनमें क्या टेस्ट होता है और कैसे हर बाइट जादू जैसा लगता है। उसकी बातें सुनकर बाकियों को भी भूख लग जाती है। तभी सारिया लॉयड से कहती है, अगर तुम पहली बार पैनकेक्स खा रहे हो तो सिंपल ट्राई करना। लॉयड जवाब देता है, ठीक है, जैसा आप कहें। कुछ ही देर में पैनकेक्स आ जाते हैं। हर कोई पहला निवाला लेते ही मुस्कुरा उठता है, क्योंकि वो वाकई में बेहद स्वादिष्ट होते हैं। तभी ईशर पूछती है, वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं कि आज तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? लॉयड गंभीर होकर जवाब देता है, हम यहाँ घूल्स को हंट करने आए हैं। यह सब सुनकर ईशर के चेहरे पर डर साफ छलकने लगता है। फिर उनसे पूछा जाता है, क्या तुमने घूल्स के बारे में सुना है? ईशर धीरे से कहती है, हाँ, घूल्स लोगों पर हमला कर रहे हैं। लोग डर के मारे चर्च में शरण लेने लगे हैं। अधिकतर घूल्स को ब्रिज के पास ही देखा गया है। कुछ एडवेंचरर्स उन्हें मारने गए थे, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आए। ये सुनकर लॉयड की आंखों में भी हल्का डर झलकता है। वो चुप हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उधर सारिया बोल उठती है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि रेसिडल कैंसिल न हो जाए। रेन हैरानी से पूछती है, क्या तुम एक और रेसिडल करने वाले हो? सारिया मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, और इस बार तो पहले से भी ज्यादा भव्य, क्योंकि ये रेसिडल ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल पर होने वाला है। इस दिन भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए हम पूरे देश में इसका जश्न मनाते हैं। इस रेसिडल को देखने के लिए राजा और पोप दोनों आने वाले हैं। ईशर भावुक होकर कहती है, अगर तुम लोग भी आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो दुआ करती हूँ कि रेसिडल ठीक से हो जाए और घूल्स का कोई भी मामला ना हो। ये सुनकर रेन थोड़ी उदास हो जाती है। फिर अचानक उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलकता है। वो आत्मविश्वास से कहती है, रेसिडल में कितने प्यारे गाने होते हैं और मैंने पैनकेक्स भी खाए हैं। मुझे इस देश से बहुत प्यार है, मैं किसी को भी चोट नहीं लगने दूंगी। इसके बाद अगला दृश्य आता है। वो सभी लोग उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहां घूल्स देखे गए थे। रेन आसपास नजर दौड़ाकर पूछती है, आखिर ये घूल्स होंगे कहाँ? लॉयड गंभीरता से बताता है, ये जो घूल्स हैं वो नीचे सीवर के अंदर हो सकते हैं। तब सभी लोग सीवर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शीरो और सिल्फा कुछ भी नहीं सूंघ पा रहे होते। सिल्फा कहती है, यहाँ बहुत ही तेज और गंदी बदबू आ रही है, कुछ तो जरूर है यहाँ। दूसरी तरफ लॉयड बोलता है, मुझे अंदर जाकर चेक करना ही होगा, क्योंकि मुझे उन गुमशुदा एडवेंचर्स की चिंता हो रही है और उस शख्स की भी जिसे मैंने पहले ही भेज दिया था। इसी दौरान अचानक सीवर से ताऊ बाहर निकल आती है। वो सीधा लॉयड के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। ताऊ को देखकर लॉयड के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वो राहत की सांस लेते हुए कहता है, तो तुम ठीक हो? ताऊ शरारत से मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? क्या तुम मुझे इतना ज्यादा देखना चाहते थे? इतना कहकर वो लॉयड से और भी ज्यादा चिपकने लगती है। लॉयड थोड़ा असहज महसूस करता है और मदद के लिए सिल्फा की ओर देखता है। सिल्फा बिना एक पल गंवाए ताऊ को हल्के से झटककर पीछे कर देती है। इसके बाद लॉयड गंभीर होकर ताऊ से पूछता है, तुम इसी सीवर से आ रही हो? क्या यहाँ पर घूल्स हैं? ताऊ सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे लगा था कि घूल्स यहीं होंगे, पर वो तो मुझे मिले ही नहीं। ये सीवर बहुत ज्यादा गंदा था और मैं अपना रास्ता ही भूल गई।
फिर अचानक मुझे तुम्हारी प्रेजेंस महसूस हुई तो मैं उसी के पीछे पीछे बाहर निकल आई। अब ताओ बताने लगती है, अंदर एक पूरी भूल भुलैया जैसी संरचना है और इतनी गंदी बदबू है कि ध्यान केंद्रित करना ही मुश्किल हो जाता है। मैं अपने कमरे से कुछ जरूरी चीजें लाने जा रही हूँ, जैसे टॉर्च वगैरह। वो मुड़ने ही लगती है कि तभी लॉयड रुकने का इशारा करता है। उसकी जरूरत नहीं है, ये कहकर लॉयड अपनी डिवाइन सोर्सरी हेलियोस को एक्टिवेट करता है। तभी पूरा सीवर तेज रोशनी से भर जाता है। हर कोना अब साफ साफ दिखने लगता है। लॉयड कहता है, ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है, ये स्पेल शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आती है। वो फिर से उस स्पेल को एक्टिव करता है। देखते ही देखते पूरा सीवर एकदम साफ हो जाता है और पानी भी एकदम साफ हो जाता है। ताओ हैरानी से कहती है, मेरी सारी थकान चली गई है और सारा गंद भी। सभी लोग उसकी बात सुनकर दंग रह जाते हैं। तो अब गहरी सांस लेकर कहती है, यहाँ की हवा अब इतनी साफ हो गई है कि अब मैं ठीक से फोकस कर पाऊंगी। इतना कहकर वो स्पेक्ट्रल डिटेक्शन यूज करती है और घूल्स को ट्रैक करने लगती है। रेन भी अब ताओ को नए कपड़े देती है जो उस पर बेहद खूबसूरत लग रहे होते हैं। अब ताओ बाकी सभी को सीवर के और अंदर लेकर जाती है। वो बताती है, घूल्स यहीं कहीं आसपास हैं, बहुत पास। उसी वक्त शीरो इशारा करते हुए कहता है, मैं उस घूल को बाहर निकाल कर लाऊंगा। ये बोलते ही वो बिना रुके सीधा अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लॉयड की स्पेल रेंज से दूर होता है, वो फिर से गंदी बदबू के बीच फंस जाता है। वो झट से अपनी नाक पकड़ लेता है। हक, ये बदबू। लेकिन वो हार नहीं मानता। उसकी आंखों में लॉयड के लिए समर्पण साफ छलकता है। वो अंदर की तरफ बढ़ता जाता है, घूल को बाहर निकालने के इरादे से। इधर लॉयड भी ये देखकर समझ जाता है, शीरो को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्यों ना मैं तब तक स्पेक्ट्रल डिटेक्शन से इस एरिया को स्कैन कर लूं। लॉयड ये करते ही जा रहा होता है। तभी अचानक ताओ उसे पकड़ लेती है। वो चहक कर कहती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम अभी अभी की ब्रीथिंग कर रहे थे ना? आखिर तुमने इसे कहाँ से सीखा? लॉयड चौंक जाता है। वो जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए फिर से सिल्फा की ओर देखता है। सिल्फा फौरन समझ जाती है। वो एक झटके में ताओ को दूर धकेल देती है। इसके बाद लॉयड सिल्फा से पूछता है, क्या तुम अपने साथ अपनी तलवार लेकर आई हो? सिल्फा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि आप मुझे साथ इसलिए लाए हैं क्योंकि आप मुझे कोई नया वेपन देने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी तलवार लेकर नहीं आई। लॉयड उसकी बात सुनकर कहता है, वाह, तुम तो काफी समझदार हो। तभी ताओ सिल्फा की ओर देखती है और चैलेंजिंग टोन में कहती है, यह सबसे बेहतरीन मौका है ये देखने का कि हम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। चलो एक गेम खेलते हैं और इस सवाल को यहीं सुलझा देते हैं। सिल्फा सीरियस होकर जवाब देती है, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, हम यहाँ लॉयड की डिवाइन सोर्सरी को टेस्ट करने आए हैं। पर ताओ कहती है, लेकिन जो भी ये गेम जीतेगा वो लॉयड के साथ पूरा एक दिन डेट पर जाएगा। ये सुनकर लॉयड और रेन दोनों के होश उड़ जाते हैं। लॉयड शॉक में कहता है, ताओ, ये तुम क्या कह रही हो? ताओ मासूमियत से कहती है, हम तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में मदद कर रहे हैं तो कम से कम कोई रिवॉर्ड तो बनता है। दूसरी तरफ सिल्फा का गुस्सा अब उबाल पर होता है। वो गुस्से में कहती है, लड़की, अपनी हद में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? ताओ थोड़ी घबरा जाती है लेकिन कहती है, तो बताओ, तुम गेम खेलोगी या नहीं? इसी बीच रेन भी उत्साहित होकर बोल उठती है, मैं भी इस गेम को खेलूंगी। और तभी शीरो लौट कर आता है। उसके पीछे काफी सारे घूल्स होते हैं। ये देखकर ताओ मुस्कुराती है और कहती है, तो इस गेम का रूल ये होगा, जो भी सबसे ज्यादा घूल्स को मारेगा वही इस मुकाबले को जीतेगा। बाकी सभी लड़कियां इस रूल को मान जाती हैं। अब लॉयड एक एक करके सबको वेपन देता है। वो ताओ को एक गाउंटलेट थमाते हुए कहता है, ये लक्सा है, इसे ट्राई करके देखो और बताओ कैसा लग रहा है। ताओ भी सबकी ओर देखती है और चिढ़ाते हुए कहती है, सब समझ गए ना? जो सबसे ज्यादा घूल्स को मारेगा वही लॉयड के साथ डेट पर जाएगा। इतना सुनते ही सभी लड़कियां पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। ताओ बिना समय गवाए तुरंत 2 घूल्स पर हमला करती है और पलक झपकते ही दोनों को हरा देती है। इसके बाद वो लगातार एक के बाद एक घूल्स को गिराने लगती है। वो इतनी तेजी से लड़ रही होती है कि सभी हैरान रह जाते हैं। तभी जब ताओ अपने 5वें और 6ठे घूल्स को हराने जा रही होती है तो सिल्फा बीच में आ जाती है। वो ताओ को साइड करती है और वो दोनों घूल्स खुद खत्म कर देती है। ये देखकर ताओ गुस्से में आ जाती है। वो और भी ज्यादा घूल्स मारने के लिए दौड़ पड़ती है। अब सिल्फा उसका पीछा कर रही होती है। दोनों लड़कियां, ताओ और सिल्फा, अब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे से नहीं बल्कि घूल्स से लड़ते हुए आपस में भी भिड़ रही होती हैं। कभी ताओ आगे निकलती है तो कभी सिल्फा। इस घमासान के बीच ताओ सिल्फा की तारीफ करते हुए कहती है, सिल्फा तो न कोई की टेक्निक यूज करती है न कोई मैजिक, फिर भी उसके मूव्स इतने पावरफुल हैं, कमाल की है ये लड़की। दूसरी तरफ फाबी देखती है कि ताओ ने उसके वेपन को डैमेज कर दिया है। वो मन ही मन सोचती है, ताओ की पावर कम नहीं है। दोनों मिलकर लॉयड से कहती है, ये वेपन ज्यादा डैमेज नहीं दे रहे, हमें कुछ नए वेपन की जरूरत है। इन दोनों को देखकर रेन भी हैरान हो जाती है। वो उत्साह से कहती है, ये दोनों तो वाकई कमाल की हैं।
घूल्स से लड़ते हुए आपस में भी लड़ रही हैं और साथ में लॉयड को उसके वेपन की परफॉर्मेंस पर फीडबैक भी दे रही हैं। मुझे भी लॉयड की मदद करनी होगी और मुझे भी लॉयड के साथ डेट पर जाना है। इतना बोलकर रेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना वेपन निकालती है और बड़ी चालाकी से उस पर अपना जहर लगा देती है। ये देखकर लॉयड भी हैरान हो जाता है और कहता है, इसने तो इस वेपन पर पॉइजन इफेक्ट डाल दिया। ये तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। रेन को अब लग रहा होता है कि क्योंकि उसने अपने वेपन पर पॉइजन लगा लिया है तो उसका हथियार और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो एक घूल के ऊपर हमला करने वाली होती है, उसका वेपन अचानक टूट जाता है। ये देखकर वो घबरा जाती है, डर जाती है। लेकिन लॉयड की नजरें अब कुछ और समझ रही होती हैं। उसे इस पूरी घटना से और भी गहरी जानकारी मिलती है। वो गंभीर स्वर में कहता है, डिवाइन सोर्सरी तो बेहद जटिल है। अगर कोई इसे लापरवाही से बदलने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव, इसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। अब वो घूल रेन के पीछे पड़ जाता है। रेन अपने टूटे हुए वेपन के साथ बेबस होकर लॉयड से कहती है, माफ करना, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाई। इस पर लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, दरअसल तुमने मुझे एक शानदार आइडिया दिया है। इसके बाद लॉयड फौरन उसके लिए एक नया वेपन तैयार करता है और रेन को थमा देता है। रेन उसे देखकर कहती है, ये तो पिछले वाले वेपन जैसा ही लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस वेपन से दोबारा उस घूल पर हमला करती है, एक ही वार में वो उसे जहरीले असर से खत्म कर देती है। घूल वहीं गिर जाता है। रेन चौंकते हुए कहती है, लॉयड, तुमने ये क्या कर दिया? लॉयड आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैंने बस तुम्हारा आइडिया ले लिया, डिवाइन सोर्सरी पर पॉइजन का इफेक्ट डाल दिया। ये सुनकर ग्रिम भी बोल उठता है, असल में ये वेपन जहरीला नहीं है, बल्कि ये डिवाइन सोर्सरी की वजह से घूल पर प्रभावी बन गया है। अब ये सब देखकर जेरियल भी दंग रह जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि इसे इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रिम गंभीरता से कहता है, हाँ, ये बात तो एकदम स्पष्ट है। डिवाइन सोर्सरी को भगवान ने डेमन से लड़ने के लिए बनाया था, लेकिन अब ये लॉयड के हाथों में है और लॉयड इसे और भी ज्यादा इवॉल्व करेगा, इसमें नए प्रयोग करेगा। अब हम देखते हैं लॉयड सिल्फा के लिए भी एक नया वेपन तैयार करता है और फिर वो तीनों, लॉयड, रेन और सिल्फा, मिलकर उन बाकी बचे घूल से लड़ने लगते हैं। ये नज़ारा देखकर ग्रिम्बे मुस्कुरा कर कहता है, लॉयड के पास तो वाकई में जबरदस्त असिस्टेंट्स हैं जो उसके नए वेपन को टेस्ट करने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है सभी ने मिलकर 23 घूलों को हरा दिया है। अब उनके सामने एक आखिरी घूल बचा होता है और वो सभी मिलकर अब उसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब एक दूसरे को जोश में कहते हैं, जो भी इस आखिरी घूल को मारेगा वही लॉयड के साथ डेट पर जाएगा। इतना कहते ही सब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लास्ट घूल पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब जो घूल सामने था वो किसी भी पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो तीनों को एक ही झटके में हरा देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। लॉयड भी अब पीछे मुड़कर उस घूल की तरफ देखता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है, ये वाला घूल कुछ अलग है। ये आम घूल नहीं है, ये बेहद ताकतवर है। अब सीन कट होता है और हमें वही रहस्यमयी बंदा दिखता है जिसने फादर को गले से पकड़ रखा है। वो बड़बड़ाता है, हमारे नीचे तो घुसपैठिए घुस गए हैं, मुझे पहले ही सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए थी। उसके पास एक भूतनुमा परछाई भी खड़ी होती है। वो भूत उस बंदे से कहता है, क्या मैं इस बंदे की बॉडी पर कब्जा कर लूं? इस पर वो रहस्यमयी आदमी कहता है, हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम चर्च में फ्रीली घूम सकोगे। इसी बीच हम देखते हैं कि ये सब कुछ अब ईशर देख लेती है। वो डर जाती है और उस बंदे से कांपते हुए पूछती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर वो बंदा मुड़कर उसे देखता है और हंसते हुए कहता है, लो, एक और कूड़ा आ गया। तो ये थी हमारी आज की एनिमे कहानी। अगर आपको अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया।